हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और जैसे कि हम लोग यहाँ पे एजुकेशन सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। तो जो आज का पेपर है हम लोगों का है वो है 2015 का, आपका दिसंबर का जो सेकंड पेपर हुआ था उसको हम लोग आज देखेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि दर्शन शास्त्र जो है आपका, दर्शन शास्त्र का अध्ययन भावी जो शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अब जो आप लोग जैसे टीचर बनने जा रहे हैं या प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो जो दर्शन शास्त्र है क्यों पढ़ाया जाता है, आखिर ये महत्वपूर्ण क्यों है। तो क्योंकि अब हमको क्योंकि देखना है, इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा ज़्यादा अच्छा है या किसका ज़्यादा वेटेज है, वो उस आंसर पे हम टिक कर सकते हैं। जैसे पहला है आपका, दर्शन शास्त्र शैक्षणिक जो मुद्दे हैं और अवधारणाओं के बारे में विस्तृत परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। दूसरा है कि दर्शन शास्त्र एक विवेकशील मनुष्य बनाने में मदद करता है। तीसरा है आपका, दर्शन शास्त्र शैक्षिक अवधारणाओं में स्पष्टता लाता है। और चौथा है आपका कि दर्शन शास्त्र शैक्षणिक समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखने का ढांचा उपलब्ध कराता है। तो अगर हम देखते हैं, अगर चारों पॉइंट्स इसके देखते हैं तो आप अगर 4 को देखेंगे कि दर्शन शास्त्र शैक्षणिक जो समस्याएं आती हैं, जब हम शिक्षा के क्षेत्र में हैं या शिक्षा से संबंधित समय समय पर बहुत सी समस्याएं हमारे सामने उपस्थित हो जाती हैं, तो हमको उसको सॉल्व करने के लिए, उन समस्याओं को हल करने के लिए दर्शन शास्त्र के हर दृष्टिकोण से सोचना पड़ता है। तो जो दर्शन शास्त्र आपका है, शैक्षणिक समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखने का ढांचा उपलब्ध कराता है। तो ये आपका बिल्कुल सही होगा, तो आप 4 वाला टिक कर सकते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड कि एक यथार्थवादी शिक्षक के अनुसार, अब यथार्थवादी जो है इसमें क्या, जो चीज़ सामने दिख रही है उसको यथार्थ दिख रही है, उसको यथार्थ को ये मानते हैं जो सामने उपस्थित है। यथार्थवादी जो शिक्षक हैं के अनुसार शिक्षण अधिगम रणनीति की कौन सी संगति उपयुक्त मानी जाएगी। एक जो शिक्षक है जो कि यथार्थवादी शिक्षा को मान रहा है, यथार्थवादी दृष्टिकोण को मान रहा है, तो उसके हिसाब से जो अधिगम की रणनीति होगी वो कौन सी संगति इसकी उपयुक्त मानी जाएगी। तो अगर उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं तो इसमें देखिए, एक तो आपको बताया है खोजपूर्ण अधिगम बताया है, व्याख्या देना बताया है, प्रेक्षण बताया है, प्रेक्षण बताया, ऑब्जर्वेशन और अनुदेशित निर्देशन बताया है। तो अगर इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं, देखिए एक तो जो यथार्थवाद है इसमें एक तो वस्तुवाद कहते हैं, तो इसमें खोजपूर्ण अधिगम ये भी ठीक है, खोजपूर्ण अधिगम भी होता है, और ऑब्जर्वेशन यानी कि प्रेक्षण तो होता ही है, और साथ में आपका अनुदेशित निर्देशन होता है, लेकिन व्याख्यान इसमें नहीं है। तो इसके हिसाब से आपका होगा ए, सी और डी, यानी कि आपका जो सी है वो बिल्कुल सही होगा। ये 3 वाला आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि एक विचारवादी शिक्षक, एक विचारवादी कौन है, इसमें किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है आपके आइडियलिज्म की बात हो रही है, यानी कि आपके आदर्शवाद की बात हो रही है। एक विचारवादी शिक्षक द्वारा किन विषयों के अध्ययन पर बल दिया जाएगा। ठीक है, तो एक विचारवादी जो है शिक्षक, उसको देखते हैं हम लोग। तो इसमें पॉइंट्स जो दिए हुए हैं वो आपके हैं, विज्ञान दिया हुआ है, साहित्य दिया हुआ है, गणित दी हुई है और इतिहास और संस्कृति दी हुई है। तो देखिए, आपने आदर्शवाद पढ़ा होगा, उसमें अगर देखा जाए तो वहाँ पे कहीं भी विज्ञान की बात नहीं हुई थी, क्योंकि विज्ञान की जो बात है वो जब आदर्शवाद के बाद जब यथार्थवाद आया तब विज्ञान की बात उसमें कही गई। तो विज्ञान जो है उसमें नहीं होगा, बाकी आपके जो गणित है, साहित्य है, इतिहास और संस्कृति इसमें होगी। तो इसके हिसाब से हम लोग कहेंगे कि जो आपका सेकेंड ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य ही सभी वस्तुओं का निष्कर्ष है, मनुष्य ही सभी वस्तुओं का निष्कर्ष है, इस कथन का समर्थन कौन सा दर्शन करता है। अब यहाँ पे ऑप्शन है आपके, आदर्शवाद दिया हुआ है, प्रयोजनवाद दिया हुआ है, विचारवाद दिया है, प्रकृतिवाद हो गया है।
देखिए, इन्होंने कहा है कि मनुष्य ही सभी वस्तुओं का निष्कर्ष। अब ये जो है एक फैक्ट है, एक तथ्य है जो कि बहुत सी चीज़ों को जब उसको देखा गया, या ऐसा कहा गया कि जब वो चीज़, मैंने आपको बताया था कि प्रयोजनवाद में विचारधारा होती है कि जो चीज़ समय के अनुसार सत्य होती है उसको मान लिया जाता है। तो सत्य जो है स्थिर नहीं है, वो समय के अनुसार बदलता रहता है। जैसे जो चीज़ें आप पुराने समय में देखेंगे सत्य नहीं थी और सत्य हो चुकी हैं। मनुष्य ने अपनी कल्पना शक्ति से, अपनी विचार शक्ति से उसको बिल्कुल एक तरह से आविष्कार उसका कर लिया है। तो ये चीज़ें जो हैं, जो फैक्ट एक कहा जाता है या सत्य के रूप में कोई कोटेशन दी जाती है, बात कही जाती है, तो प्रयोजनवाद में होती है। इनमें कहा है कि मनुष्य सभी वस्तुओं का निष्कर्ष है। तो ये बात जो है ये कहाँ पे कहा गई है? ये आपकी कही गई है प्रयोजनवाद में। तो इसके हिसाब से आपका सेकंड ठीक होगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि जैन दर्शन की बात हो रही है कि जैन ज्ञान मीमांसा में सही ज्ञान का एक आधार क्या है? तो जो जैन आप दर्शन पढ़ते हैं, तो जैन दर्शन में ये लोग एक तो कहते हैं कि सत्य जो है वो अनेक है। सत्य मतलब बहुत जो बहुलवाद होता है उस सत्य की बात करते हैं। और इनके अगर आप लोग इनका दर्शन पढ़ेंगे, मैंने ये लेक्चर भी डाला हुआ है अपने इस चैनल पे, आप लोग देखिए जाके। उसमें नए आधारित तर्क की बात की गई है कि नए जो होता है वो एक भी पदार्थ का, कोई भी चीज़ का सबसे छोटा तत्व होता है। अणु परमाणु सबसे छोटा तत्व होता है, ठीक है। तो नए आधारित जो तर्क है ये जैन दर्शन में कहा गया है। जब आप उसको लेक्चर को देखेंगे तो ये सब मैंने बहुत विस्तृत ढंग से उसमें समझाया हुआ है। तो इसके हिसाब से आपका 4 ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक वेदांती शिक्षक निम्नलिखित में से किसका शिक्षण देखा? अब वेदांती जो है, ये वेदांती शिक्षक जो हुआ वो बहुत पुराने समय की बात हो रही है कि जो वेदांती शिक्षक है वो क्या क्या हम लोगों को शिक्षा देगा, बच्चों को शिक्षा दे सकता है। तो पहला इन्होंने बताया माया, विज्ञान और ठीक है। और तीसरा है आपका विश्व इतिहास है, शैक्षणिक आपका प्रौद्योगिकी है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अगर देखते हैं हम लोग तो पहले भी ये सब चीज़ थी। माया थी, विज्ञान पहले भी था। पहले का विज्ञान बहुत ज़्यादा कहते हैं उन्नत था। जो चीज़ें आपने अगर देखा, रामायण में देखा है, तो वहाँ पे देखिए वहाँ से मन से चलने वाले पुष्पक विमान की भी बात कही गई है। तो सोचिए कि पहले का जो विज्ञान था कितना आगे था। तो इसीलिए ये सारी ही चीज़ें जो एक वेदांती शिक्षक है वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो आपका जो फर्स्ट वाला है ABCD, यानी कि 4 जो आपके A और BCD ये सभी आपके ठीक होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विचारक शिक्षा में आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी की प्राथमिकता नहीं देता? अब इसमें देखिए आपके गांधी जी दिए हैं, टैगोर हैं, अरविंद हैं और विवेकानंद हैं। तो अगर हम ये देखते हैं तो अगर देखिए गांधी जी के समय को अगर देखते हैं तो वहाँ पे इन्होंने विज्ञान हो गया और आधुनिकता की यहाँ इसकी और जो प्रौद्योगिकी है इसके बारे में प्राथमिकता नहीं दी है। बाकी अब विवेकानंद की फिलॉसफी पढ़ते हैं तो उन्होंने भी बताया है आधुनिकता को वो ज़्यादा महत्व देते हैं, अरविंद भी देते हैं, टैगोर भी यहाँ तक देते हैं। नहीं, गांधी जी की जो बात करते हैं तो गांधी जी के समय में या गांधी जी ने आधुनिक विज्ञान की कोई बात नहीं, प्राथमिकता नहीं दी है। तो इसके हिसाब से आपका फर्स्ट ठीक होगा। अगला है कि श्री अरविंद की अतिमानस की अवधारणा का तात्पर्य क्या है? अब ये क्वेश्चन भी आपके जितने भी पेपर हैं कई बार ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, रिपीट हो रहा है। तो और ये आपके सिलेबस में अब भी हैं, तो इनको ध्यान आपको देना होगा कि अतिमानस की बात ये क्या कह रहे हैं। मैं इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन पेपर कराया था उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि अतिमानस का मतलब क्या होता है। जब मानव जो है अपने विचारों से, अपनी वैल्यूज़ से या अपने स्पिरिचुअल स्टडीज़ से बहुत ज़्यादा अपने मानसिक जो उसका महत्व है, मानसिक जो उसका विकास है, उसको
बहुत ज़्यादा जब कर लेता है तो मानव से महामानव बन जाता है, उसे ही हम अति मानस की अवधारणा कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि श्री अरविंद की अति मानस की अवधारणा का मतलब क्या है। तो उनका मतलब ये है कि एक तो मानव, उन्होंने कहा कि मानव विकास का निरंतर, मानव मस्तिष्क का निरंतर विकास होता रहता है। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि देखिए छोटे बच्चे का कैसा मस्तिष्क है, जब वो और ज़्यादा किशोरावस्था में आता है, फिर प्रौढ़ अवस्था में आता है, फिर और ज़्यादा कैसे कैसे उसके मतलब मस्तिष्क का, या आप सोचे तो अध्यात्म का कैसे विकास होता रहता है। तो और दूसरी बात उन्होंने कही है कि सत्यचित आनंद की भी वो बात करते हैं कि सच्चित आनंद का संश्लेषण, और फिर उन्होंने कहा है योग के माध्यम से स्वयं को अनुभूति, ये भी बात कही है, और पूर्ण अंत प्रज्ञा की प्राप्ति, और अंत में पूर्ण जो प्रज्ञा है हमारी उसकी प्राप्ति हो। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो सभी ऑप्शन इसमें ठीक हैं, आपका जो 3 है वो बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक शिक्षा का वास्तविक मूल्य किसमें निहित है। अभी लोकतांत्रिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, अब हम लोग पॉइंट्स देखते हैं। सभी भारतीयों को शिक्षा प्रदान करना, भारत में 100% आपकी साक्षरता जो है प्रदान करना, सभी भारतीयों को कल का अच्छा नागरिक बनाना, और सभी भारतीयों का आधुनिकीकरण और आध्यात्मिकरण करना। तो देखिए अगर इसमें से देखते हैं तो नीचे वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अध्यात्म की शिक्षा भारतीय लोकतंत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अगर तीसरे पे जाते हैं तो सभी भारतीयों का कल का अच्छा नागरिक बने, ये भी कुछ हद तक ठीक है। चौथा है, दूसरा है आपका कि 100% आपकी जो साक्षरता है वो प्रदान करना, और अगर पहला है कि सभी भारतीयों को शिक्षा प्रदान करना, तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि सभी भारतीयों को शिक्षा प्रदान करना। और भी ज़्यादा अच्छे मूल्य हो सकते हैं, लेकिन मूल्य की बात की गई है तो एक मूल्य ये भी वास्तविक मूल्य कि सभी भारतीयों को शिक्षा प्रदान करना। अब अगला क्वेश्चन है कि विधेयवाद, विधेयात्मक सापेक्षवादी किसमें विश्वास करते हैं। अब विधेयात्मक सापेक्षवादी की बात कही है, तो इसमें एक तरह से जो अगर हम इसको इंग्लिश की टर्म में देखते हैं तो आपका है, हाँ, इसमें जो पॉजिटिव रियलिस्ट बिलीव की बात होती है, तो अगर इसके हिसाब से हम देखेंगे तो देखिए जो पॉजिटिव थिंकिंग है और जो रियलिस्ट बिलीव है, इसका अगर हम देखें तो इन्होंने कहा है कि कैसे इसका किस पे विश्वास इनका किस में है। तो इनका जो विश्वास है पॉजिटिव और रियलिस्ट की जो विश्वास है वो है आपका जो वैल्यू है इमरजेंट की वैल्यूज़ जो हैं, यानी कि आपके अगर इसमें देखेंगे तो विकासशील जो मूल्य हैं आपके, जो जिनका विकास होता रहता है, विकासशील मूल्य जो हैं ये आपका ठीक होगा। अगला क्वेश्चन उन्होंने बताया है आपका 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देखना है कि इन्होंने क्या पूछा है, सही नहीं की बात पूछ रहे हैं। तो पहला है कि शिक्षक सामाजिक परिवर्तन के एक संसाधक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। दूसरा है वैज्ञानिक तकनीकी पदोन्नति सामाजिक प्रगति का मूलभूत लक्षण है। तीसरा, सामाजिक प्रगति के लिए एक संसाधक के रूप में शिक्षक विद्यार्थियों की मूल व्यवस्था को आवश्यक रूप से प्रभावित करते हैं। चौथा है, सामाजिक परिवर्तन में वैज्ञानिक और तकनीकी पदोन्नति का भाव निहित है। तो देखिए इसमें जो उन्होंने बताया है कि शिक्षक जो है एक सामाजिक परिवर्तन तो एक संसाधक के रूप में काम करता है, तो सही बात है। टीचर जो है जो स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं उनके सामाजिक व्यवहार को चेंज करता है, उनके एक संसाधक के रूप में है, तो ये बात ठीक है आपकी। दूसरा है, इन्होंने कहा है वैज्ञानिक और तकनीकी पदोन्नति जो सामाजिक प्रगति का मूलभूत लक्षण है। अगर हम वैज्ञानिक और तकनीकी जो है जो पदोन्नति सामाजिक प्रगति का मूलभूत लक्षण नहीं, क्योंकि और भी इसके लक्षण हैं और भी चीज़ें हैं, तो ये आपका गलत होगा।
और सामाजिक प्रगति के एक संसाधक के रूप में शिक्षक विद्यार्थियों की मूल व्यवस्था को आवश्यक रूप से प्रभावित करते हैं, तो ये बात सही है। और चौथा है आपका सामाजिक परिवर्तन में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रवृत्ति का भाव तो उसका निहित है। देखिए सामाजिक परिवर्तन जो भी होता है, यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन की बात हो रही है, सामाजिक परिवर्तन में वैज्ञानिक और तकनीकी का जो भाव है निहित है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वैज्ञानिक और तकनीकी जो है वो पदोन्नति सामाजिक प्रगति का मूलभूत लक्षण, तो ये मूलभूत लक्षण नहीं है, इसलिए इन्होंने ये कहा कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आपका सही नहीं है, सेकंड वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका इसमें आपको मिलान करने हैं, दो सूचियां आपको दी गई हैं, तो इसमें एक तरफ आपके मुख्य लक्षण दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको मिलाना है। अब रूढ़िगत जो पदानुक्रम है उसको मिलाना है कि रूढ़िगत जो है वो चीज़ें किस में हमको देखने को मिलती हैं। तो जो रूढ़िगत है वो देखिए रूढ़ी किस में होती है, एक पुरानी मान्यता को लेके चलना, एक रूढ़िवाद को अपनाना, पुरानी जो भी वैल्यूज़ हैं उनको अपनाए रखना, चाहे वो जैसा भी अगर गलत है या सही है उनको अपनाए रखना। तो ये चीज़ें किस में होती हैं, ये होती हैं आपकी जाति व्यवस्था में। तो आप इसको इससे मैच कर देंगे। दूसरा ने बताया मानव संपदा। अब मानव संपदा जो है हमारी, मानव संपदा में जो निवेश करते हैं हम, निवेश क्या कर मानव संपदा में क्या निवेश करते हैं, उनको जैसे कि उनकी स्किल को डेवलप करते हैं या उनकी शिक्षा में हम निवेश करते हैं, तो ये क्या है, मानव संसाधन की में निवेश कर रहे हैं हम लोग। तो मानव संपदा में जो निवेश हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम किससे मिलाएंगे, वो हम आर्थिक व्यवस्था अपनी मजबूत कर रहे हैं। जो भी आर्थिक व्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो मजबूत हो रही है, चाहे व्यक्ति की, चाहे समाज की, देश की, वो इकोनॉमी तो आर्थिक व्यवस्था जो है इससे मैच कर देंगे। आपका है विश्वसनीय ज्ञान निकाय। अब इसमें जो ज्ञान निकाय की बात हो रही है, ये ज्ञान का आप वैज्ञानिक व्यवस्था से मैच करेंगे क्योंकि ज्ञान की बात हो रही है। और राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक दल क्या है आपका, राजनीतिक दल क्या है, वो एक सामाजिक व्यवस्था है, उससे आप इसको मैच कर देंगे। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो आपका पहले का था जाति, यानी कि दूसरा था आपका, तो इसके हिसाब से आपका जो तीसरा है वो बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक हितों की पदोन्नति में से संबद्ध है। तो ये आपका जो है 46 जो आर्टिकल है उसमें ये बताया गया है कि जो आर्टिकल है इसमें अनुसूचित जनजाति और जो अनुसूचित जातियां हैं और जो कमजोर वर्ग हैं उनके शैक्षिक हितों की बात की गई है, तो ये आपका ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में समुचित प्रतीत होता है। अब इन्होंने कहा है कि जो शिक्षा है, शिक्षा को हमको किस परिप्रेक्ष्य में देखना है, समाजशास्त्रीय, तो दोनों का, समाज का भी उसमें आना चाहिए, शिक्षा का भी आना चाहिए। तो उसके साथ से हम लोग देखते हैं तो पहला है सामाजिक विमुक्ति को शिक्षा के लक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरा है सामाजिक विकास जैविक आवेगों को महत्व नहीं देता। तीसरा है विद्यालय और समाज के बीच अंतःक्रिया बच्चे की बुद्धि का विकास को प्रभावित करती है। और चौथा है कक्षागृह विद्यार्थी के समाजीकरण का एक आधारभूत साधन है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसमें दोनों की बात की गई है, ठीक है। तो अगर उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं तो इन्होंने जो बताया है कि विद्यालय, अब उसमें विद्यालय और समाज, अब विद्यालय में देखो शिक्षा की बात हो रही है, विद्यालय और समाज के बीच की जो अंतःक्रिया होती है, जो इंटरेक्शन होता है बच्चे के बुद्धि और विकास को प्रभावित करता है। तो ये अगर हम शिक्षा को समाजशास्त्रीय हिसाब से जोड़ते हैं, समाज से लिंक करते हैं, तो विद्यालय और समाज के बीच जो अंतःक्रिया बच्चे की बुद्धि और विकास को प्रभावित करती है, ये समुचित प्रतीत होता है, ये इसके परिप्रेक्ष्य से ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका ठीक होगा वो है तीसरा। अब आगे आपका क्वेश्चन है आपका है कि
निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार शिक्षा के साधन के रूप में विद्यालय से संबद्ध नहीं है? यहाँ पे नहीं की बात पूछी जा रही है। तो देखिए, पहला जो इन्होंने बताया है कि आपका ज्ञान मूल्यों, रीति रिवाजों आदि का संरक्षण। ठीक है, ये तो है, ये तो शिक्षा, देखिए शिक्षा भी लेते हैं तो ये सब चीज़ें भी तो हमारी विकसित होती हैं ना। दूसरा है सामाजिक विकास हेतु मार्ग निर्देशन, ये भी आपका ठीक है, मार्गदर्शन प्राप्त होता है, सामाजिक विकास होता है बच्चे का। और तीसरा है कि सामाजिक समस्याओं हेतु निश्चित समाधान। और चौथा है कि भावी भूमिका को निभाने के लिए बच्चों का समाजीकरण। जो बच्चे आज छोटे हैं वो बच्चे कल के नागरिक बनेंगे, तो उनकी जो भावी भूमिका को निभाने के लिए बच्चों का समाजीकरण होता है, ये भी बात ठीक है। तो इसमें गलत कौन सी बात होगी? उन्होंने नहीं पूछा हुआ है ना। तो देखिए, इसमें अगर आप इसको देखते हैं, थर्ड देखते हैं कि सामाजिक समस्याओं हेतु निश्चित समाधान। इसमें देखिए, बच्चा जो है शिक्षा में सामाजिक समाधानों की बात नहीं होती है। सामाजिक उसको समाजीकरण उसका होता है, व्यवहार उसके डेवलप होता है, लेकिन सामाजिक समस्याओं हेतु निश्चित जो समाधान, ये बात उसमें नहीं बताई जाती। तो ये आपका ठीक है इसमें। अब 16 क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A का निम्नलिखित में कथन किस संशोधन से संबद्ध है? अब जो ये आपका 51A था, यानी कि यदि इसमें क्या कहा गया था, यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक आयु वाले सभी बच्चों अपने यथास्थिति बालक और प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करते हैं। तो ये बात इसमें कही गई थी। तो इन्होंने कहा है कि जो 51A में जो बात कही गई थी, किस कथन से संबद्ध है? संशोधन से, कौन से संशोधन से संबद्ध है? तो ये आपका है 86 जो संशोधन हुआ था वो इससे संबंधित है, उसमें ये बात कही गई थी। अगला क्वेश्चन है कि 17 कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामाजिक समावेशन का आवश्यक अंग है? असामाजिक समावेशन की बात हो रही है, यानी कि आपका जैसे अभी अगर हम इसको पढ़ते हैं, महिला शिक्षा में गुणात्मक सुधार, प्रत्येक बच्चा समान अवसर अनुभव करने का हकदार है और योग्यता आधारित छात्रवृत्ति हेतु आपका नीति और वंचित समूह हेतु विशिष्ट विद्यालय। तो यहाँ पे क्योंकि सामाजिक एक समावेशन की बात हो रही है, तो इसका अगर हम लोग देखते हैं तो इसके हिसाब से देखिए, इन्होंने बताया कि प्रत्येक बच्चा, यहाँ पे एक समावेशन की बात हो रही है कि सभी को समान अवसर की मिले, प्रत्येक बच्चा समान अवसर एवं अनुभव पाने का हकदार है। तो ये ठीक होगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति निम्नलिखित तथ्यों से संरचित एवं जटिल संपूर्णता है। देखिए, संस्कृति जो है आपकी, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? देखिए, अगर आप देखेंगे संस्कृति में आपका ज्ञान भी होता है। ठीक है, संस्कृति में आप ज्ञान नॉलेज लेते हैं, अपनी संस्कृति की नॉलेज लेते हैं, विकास होता है, विश्वास होता है, एक बिलीफ सिस्टम आपकी संस्कृति का होता है, उसकी जो बहुत सी मान्यताएं होती जो आप लोग मानते हैं, कला होती, हर संस्कृति की अलग कला है, नैतिकता है, विधि है, कानून है, उसके अपने अपने नियम हैं, रीति रिवाज है। तो अगर ये सब चीज़ें, सभी चीज़ें इसमें शामिल हैं, तो अगर हम देखते हैं तो ये सारी ही चीज़ें ठीक हैं। तो आपके इसके हिसाब से आपका ABCDEF सभी ठीक है, तो सेकंड ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है कि समाज के वंचित वर्ग हेतु, ठीक है, समाज के वंचित वर्ग हेतु शिक्षा विकास, जो वंचित है, समाज का जो वंचित वर्ग है, उसके लिए शिक्षा विकास संबंधी राज्य नीति का संबंध किससे है? ठीक है, तो अगर इसको हम लोग देखते हैं तो एक तो वंचित वर्ग की यहाँ बात हो रही है और राजनीति की बात हो रही है। तो शिक्षा, वंचित वर्ग के शिक्षा विकास संबंधी जो राज्य नीति जो है, उसका संबंध किससे है?
क्या निवारक विकास से है, आदर्शात्मक विकास से है, लिंगाश्रित विकास से है, या समावेशी विकास से है। तो देखिए जो राज्य है, राज्य की नीति जो है वो क्या होती है कि सब लोगों का, जो भी वहाँ पे लोग रहते हैं, जो भी नागरिक रहते हैं, सबका एक समावेशी विकास हो। तो ये जो है आपका बिल्कुल ठीक है। वंचित वर्ग है उसका भी समावेशी विकास वो लोग चाहते हैं, उसके लिए नीति बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम किशोर बालिकाओं के लिए शैक्षिक विकास से संबंध है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा सर्व शिक्षा अभियान, पौध शिक्षा अभियान, महिला समाख्या, और फिर बताया किशोरी शक्ति विकास योजना। अब यहाँ पे देखिए नाम से पढ़ के लग रहा है किशोरी शक्ति विकास योजना, तो ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे भी किशोर बालिकाओं की बात हो रही है, आप क्वेश्चन में देखेंगे तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन इन्होंने बताया कि निम्नलिखित में कथनों में बुद्धि और विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए बुद्धि जो है, वृद्धि जो होती है वो हमको दिखती है। वृद्धि जो शारीरिक अंगों का, देखिए जो शारीरिक अंग है उन पे उनकी वृद्धि होती है। पहले छोटे बच्चे के आप देखिए उनकी कैसा उनके अंग कैसे हैं, ये बड़े होते हैं तो उनके शरीर का विकास होता रहता है। तो जो वृद्धि है, ये वृद्धि जो है ये एक तरह से फिजिकल देखने में हम लोगों को पता चलती है, लेकिन जो विकास है वो एक तरीके से पूरा जीवन ही विकास बच्चे का होता रहता है। तो वृद्धि और विकास के बारे में इन्होंने कहा कौन सा कथन सत्य है। तो पहले उन्होंने कहा है कि वृद्धि जो है वो मनोवैज्ञानिक है और विकास भौतिक है। तो ये बात नहीं है, क्योंकि जो आपका वृद्धि है ये भौतिक है और विज्ञान जो विकास है वो मनोवैज्ञानिक है, उल्टा इन्होंने बताया है। फिर दूसरा इन्होंने बताया कि हाँ वृद्धि जो है भौतिक है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक है। तीसरा बताया भौतिक और विकास दोनों ही मनोवैज्ञानिक है। चौथा बताया वृद्धि और विकास दोनों ही भौतिक है। तो ये गलत है। जो हमारी वृद्धि है वो भौतिक है, मतलब हमको दिखाई देती है, और जो विकास है वो मनोवैज्ञानिक है। तो आपका सेकंड ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन है किस चरण में रचनात्मक चिंतन का विकास होता है। आप देखिए जो शैशव अवस्था होती है, बच्चों की बहुत छोटी शिशु अवस्था होती है, उसमें तो इतना रचनात्मक उसकी चिंतन नहीं बढ़ता है, लेकिन बाल्य अवस्था में और किशोरावस्था और जो आपका वयस्क जो अवस्था होती है उसमें वो डेवलप होता है। लेकिन इसकी शुरुआत इन्होंने कहा आरंभ कहाँ से होता है, ये बात पूछिए। तो जो इसका आरंभ होता है वो आपका बाल्य अवस्था में हो जाता है। जो आपका लिखा है कि उत्तर बाल्य अवस्था में ही बच्चा आपने देखा होगा कि उसके पास अगर खिलौने भी होते हैं तो उनको तोड़ता है, फिर अपने हिसाब से जोड़ता है, बहुत सी चीज़ें बनाने की कोशिश करता है। तो ये जो चीज़ है उसकी ये पहले ही बाल्य अवस्था में ही विकसित होने लगती है, आरंभ हो जाता है। तो इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो आपका बाल्य अवस्था बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विकास के किस चरण को नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य माना जाता है, कहा जाता है। तो नायक पूजा क्या है। नायक पूजा मतलब ये है कि जब बच्चा किसी भी व्यक्ति को, कोई फेमस व्यक्ति हो, एक्टर्स हो, कोई भी हो, महान व्यक्ति हो, उसको अपना एक आइडियल मान लेता है, अपना आदर्श मान लेता है। नायक पूजा की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये कब शुरू होता है, ये जो आपका है नायक पूजा। तो ये अगर हम लोग देखते हैं तो जो नायक पूजा है वो आपकी किशोर अवस्था में, जो आपकी प्रारंभिक किशोर अवस्था में ही शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षणिक कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से आयोजित करने के लिए व्यक्तिगत भिन्नता के कौन से क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो शैक्षणिक कार्यक्रम जो होते हैं उसमें ये पूछ रहे हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता के कौन से क्षेत्र। अब व्यक्तिगत भिन्नता क्या है कि हर व्यक्ति की रुचि और योग्यता अलग है, ये बात हो रही है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं, पहला इन्होंने ऑप्शन बताया है
कि शारीरिक विशेषताओं के साथ साथ मानसिक विशेषताएं और सामाजिक विशेषताओं के साथ साथ शारीरिक विशेषताएं, भावनात्मक विशेषताएं, समाज और भावनात्मक और मानसिक विशेषताएं। तो इसमें अगर हम देखते हैं, देखिए जो शैक्षणिक कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें हम उसको आयोजित करने जा रहे हैं, तो जो हम व्यक्तिगत भिन्नता है उसको ध्यान में रखेंगे। तो अगर हम ये इस चीज़ को देखते हैं तो आपका ये ऑप्शन जो है कि समाज और भावनात्मक और मानसिक विशेषताएं जो हैं वो हम उसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका 4 जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि पियाजे की बात हो रही है कि पियाजे के अनुसार विकास के इंद्रिय गतिक चरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो संज्ञानात्मक है परिणाम क्या है। तो यहाँ पे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट था, उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी अधिगम की, उसकी बात हो रही है। तो इन्होंने कहा इंद्रिय गतिक, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज की बात हो रही है उसमें बता रहे हैं वो कि उसमें क्या परिणाम उसका क्या है। तो अगर हम इसको देखते हैं इसमें कहा है इन्होंने कि अकॉर्डिंग टू द पियाजे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉग्निटिव आउटकम ऑफ द सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट इज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात होती ऑब्जेक्ट की बात होती है, जो ऑब्जेक्ट स्थात्व की बात होती है कि आपका जो ये फर्स्ट स्टेज है बच्चे की, यानी कि आप एक होती है 0 से लेकर 2 साल, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, 2 से 4। तो यहाँ पे कोई भी बच्चा जब है बहुत छोटा है तो ऑब्जेक्ट, उसके सामने जो ऑब्जेक्ट है उसका स्थायित्व की बात होती है। यहाँ पे वो बच्चा उस चीज़ को पहचानता है जब तक वो चीज़ें उसके सामने हैं। जो बहुत छोटा, देखिए 0 से 2 साल के जो बच्चे हैं, अब कोई भी जब तक वो ऑब्जेक्ट उसके सामने है तब तक उनको ध्यान में रहता है, और जब वो सामने नहीं है तो वो उसके ध्यान से उतर जाती हैं। तो एक तरह से वो पहचान इसमें स्टार्टिंग जो वस्तु स्थायित्व की बात होती है वो यहाँ पे शुरू हो जाती है उसके ज्ञान के डेवलपमेंट में। तो ये आपका ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो यहीं तक है, और आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। और अगर कोई डाउट है तो आप लोग ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।